आज माइंड केयर मैराथन का आज 7वां सेशन है। तो आज ये 7वें सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज का जो सेशन है मातृत्व और मानसिक आरोग्य यानी कि मैटरनल मेंटल हेल्थ। तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे जो स्पीकर है वो है डॉक्टर सागर कारिया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में है, सायन हॉस्पिटल यहाँ पे। तो हम उनसे आज इस बारे में बात करेंगे, उनसे इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद बारे में हम पूछेंगे, ताकि वो हमारा जो समस्या है, हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ा सके। तो उससे पहले कि माइंड केयर मैराथन, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए ये है, जो पुराने हैं, जो कुछ मुझे दिख रहा है, जो डॉक्टर सुधा है या फिर सुनील है। तो ये जो सारे लोग हैं ये पुराने लोग हैं, बार बार आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई लोग रहेंगे जो नए हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, ये जो माइंड केयर मैराथन सेशन है, इसका एंट्री फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस आपको चाहिए होगा तो आपको मिलेगा। उसके लिए जैसे हमने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आपको कृपया आपका नाम और सर्टिफिकेट ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे 8308784422 ये नंबर पे आपको भेजना है। नंबर आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पे नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है तो आप कृपया उस मैसेज पे मैसेज डाल दीजिए। इस दौरान जो हम माइंड केयर मैराथन का सेशन करते हैं, तो उसमें हम इंटरेस्टिंग क्विज क्वेश्चन का सेशन भी रखते हैं। तो उसमें जो है आप प्राइज भी जीत सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जीत सके। ये जो माइंड केयर मैराथन है ये आम लोगों के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, काउंसलर के लिए है, जो एनजीओ वर्कर्स है, समाज सेवक है, उनके लिए है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए है, जो डॉक्टर्स है उनके लिए है, बालक और बच्चे और पालक, उन सभी के लिए है, जो जो जानते हैं कि मानसिक आरोग्य बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जितना कि शारीरिक आरोग्य महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मानसिक आरोग्य भी होता है। तो उन सभी के लिए ये सेशन है। इसमें 42 हफ्ते हम अलग अलग टॉपिक लेके 42 मंगलवार को ऑनलाइन लाइव सेशन करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ भारत के जो बेस्ट मनोविकार तज्ञ है, बेस्ट साइकेट्रिस्ट है, टॉप साइकेट्रिस्ट है, वो हमसे जुड़ेंगे और हम एक टाइम पे एक टॉपिक को लेकर, मानसिक आरोग्य संबंधी जो भी कोई एक अच्छा टॉपिक रहेगा उस बारे में हम उनसे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये भारत में सभी लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हमने मराठी की जगह पे हिंदी में लेने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो हम हिंदी में कर रहे हैं, इसलिए आप आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनको आप ये इस माइंड केयर मैराथन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं, आपको ये जो मैसेज अगर किसी और से मिला होगा, तो आप कृपया व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन / आपका नाम लिखे और 9503421124 ये नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, माइंड केयर मैराथन / आपका नाम, और उसे भेज दीजिए 9503421124 इस चीज पे। ये जैसे मैंने बोला कि मोस्टली हम ब्रॉडकास्ट करते हैं व्हाट्सएप थ्रू। तो आपने अगर मैसेज नहीं भेजा तो भेजिए। मैं सभी से फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जैसे प्रॉब्लम हुआ कि आज मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं भेज पाया, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप आज वर्किंग नहीं था, कुछ तो इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू था, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट थ्रू भेज नहीं पाया। तो ये जो मैसेज था कल और सुबह में ही टेलीग्राम का जो अपना माइंड केयर मैराथन का चैनल है उस पे मैंने ये डाल दिया था। तो अगर आपको ये मैसेज मैराथन व्हाट्सएप पे नहीं मिलता तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता था। फेसबुक पे भी हमने ये मैसेज डाल दिया हुआ था। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम और फेसबुक इन दोनों को भी आप ज्वाइन कीजिए। उसका जो लिंक है हमने चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दिया हुआ है। तो आप प्लीज उसको क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, उसका नोटिफिकेशन चालू कीजिए, ताकि आपसे ये सेशन मिस ना हो। यूजुअली जैसे आप जानते भी है कि मंगलवार को सेशन रहता है, महीने के जो 3 मंगलवार रहेंगे उसमें हम ये सेशन 7 बजे करने वाले हैं। तो
डेज फिक्स है, 7 बजे है, तो अगर आपको कभी मैसेज ना भी मिले, अगर आप नोटिफिकेशन ना भी देखे, तो आप कृपया देख लीजिए कि हम सेशन लेने वाले कि नहीं लेने वाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये मैसेजेस नोटिफिकेशन आते जाएं। अगर किसी वजह से आप, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस करेंगे, हमारा जो अटेंडेंस रहता है 60-80, कभी कभी 60-80 में रहता है, तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 10 लोग हैं। तो ये इसी टेक्निकल इशू की वजह से है। तो अगर कोई मिस कर रहा है, या फिर आपके रिलेटिव्स ये देखना चाहे, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई फिलहाल ये इशू फेस कर रहे होंगे, या फिर आपको लगता है कि वो प्रेगनेंसी में है, डिलीवरी हो चुका है, तो उनके लिए भी ये आप जो जब हम यूट्यूब का ये जो लिंक डालेंगे, यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, तो उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक अगेन कमेंट बॉक्स में दी हुई है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप और इस पे टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए। आज क्विज कंपटीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि नए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्विज कंपटीशन का समझ में नहीं आता है। तो इसमें हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो 2 जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो जब हम, जो हमारे स्पीकर है, वो स्पीकर की बात जब खत्म होगी, उनका जो टॉक होगा वो जब खत्म होगा, उनसे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो सेशन खत्म होगा, तो उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, जो आप ऑडियंस का राउंड है, ऑडियंस जब स्पीकर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके एंड में ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों भी क्वेश्चन है जो आज के सेशन के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, या फिर उससे रिलेटेड ही रहेंगे। स्पीकर जो बताते हैं या फिर मैं जो बताता हूँ, उसके ऊपर ही वो डिपेंड रहेंगे, उसके हिसाब से ही होंगे। हम इसमें से 3 विनर चुनने वाले हैं। जो 3 विनर होंगे, उनको विनर होने के लिए दोनों भी क्वेश्चन है उनका करेक्ट आंसर देना जरूरी है। जो फास्टेस्ट आंसर देगा वही विनर कहलाएगा। अगर आप लेट आंसर कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं। जो फास्टेस्ट आंसर देंगे वो विनर कहलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 9503421124 ये नंबर आपको सेव करके रखना है। तो सॉरी, आज के दिन हम ये कमेंट बॉक्स में ही रखेंगे। कमेंट बॉक्स से हमको पता चलेगा। जस्ट लेट मी चेक माय व्हाट्सएप इज वर्किंग और नॉट। ओके, सो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करना है। चैट बॉक्स में रिप्लाई मत कीजिए। यहाँ का जो चैट बॉक्स है उसमें मत रिप्लाई कीजिए, ताकि वो मतलब ढूंढने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। दो आंसर है तो दोनों क्वेश्चन एक के नीचे एक आएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि दोनों आंसर बराबर दिए हुए हैं। तो आपको ये करना है कि चैट बॉक्स में नहीं डालना है, ये जो मोबाइल नंबर है उसी पे ही डालना है। बॉर्न टू विन जो टी शर्ट है वो हम हमारे विनर्स को भेजते हैं। और जो माइंड केयर के प्रोडक्ट्स है, कंसल्टेशन रहेगा, कोर्सेस रहेंगे, ऑनलाइन कोर्सेस रहेंगे, वर्कशॉप रहेगा, तो उसमें आपको विनर्स को 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। पिछली बार के जो हमारे जो विनर थे उनके फोटो में डिस्प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि एक विनर ने वो भेजा नहीं था। एक जो विनर है हम जानते हैं कि डॉक्टर सुधा गड़ियानवर है, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब 3 बार ये जीत चुके हैं। 2 बार पहले जीत चुके थे, लास्ट टाइम थर्ड था। तो उन्होंने 3 बार अभी तक ये क्विज का आंसर बराबर देके जीत चुके हैं। और दूसरे जो थे वो थे डॉक्टर सुनील आई थिंक, उन्होंने ये दूसरा जीता था, दूसरे विनर थे। तीसरे विनर हम निकाल नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों आंसर बराबर देने वाला तीसरा कोई नहीं था। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम कर देंगे, या फिर वो थोड़ा सा सीधे साधे क्वेश्चंस पूछेंगे जो ज्यादातर लोग आंसर कर पाए। पिछले बार के जो क्वेश्चंस थे थोड़े से टफ थे, तो उसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाए लोग। तो इसी के साथ हम जो आज का सेशन जो चालू करने वाले हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर सागर कारिया के बारे में बोलना चाहूंगा। डॉक्टर सागर कारिया, आई वेलकम यू हियर इन दिस सेशन। डॉक्टर सागर कारिया असिस्टेंट प्रोफेसर है, वन ऑफ द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कहूँगा, और बहुत एक्टिव है। हर चीज में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। एकेडमिकली बहुत परफेक्ट है, और
हमेशा अलग अलग एकेडमिक चीजों में उनका इंटरेस्ट रहता है, वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सबसे मुझे खुशी ये बताते हुए खुशी होती है कि हाल ही में कुछ दिनों में ही कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सागर करिया और डॉक्टर नीलेशा, डॉक्टर अविनाश डिसूजा, ये जो 3 लोग हैं, इनकी एक अच्छी सी बुक साइकेट्री पे हाल ही में वो प्रकाशित कर चुके, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री है, टेक्स्ट बुक्स ऑफ साइकेट्री, जो कि डॉक्टर नीलेशा, डॉक्टर अविनाश डिसूजा और डॉक्टर सागर करे ने लिखे हैं। इसी के ऊपर मैं डॉक्टर सागर करे को बधाई भी देता हूँ और उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू। तो आज के ऐसे टैलेंटेड स्पीकर है हमारे। उसके बाद में मैं ये सेशन मॉडरेट करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अतुल ढगे है। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। माइंड केयर हॉस्पिटल रत्नागिरी में मेरा क्लिनिक है और मैं रत्नागिरी और नवी मुंबई में मैं अपना सर्विस देता हूँ। ये जो सेशन है 2 पार्ट्स में रहेगा। जैसे मैंने बोला, पहला जो पार्ट है जिसमें मैं स्पीकर से क्वेश्चन पूछूंगा, वो जो सेशन है यूजुअली 45 मिनट्स तक चल सकता है, 45 टू 60 मिनट। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो है ऑडियंस क्वेश्चन राउंड, जिसमें आप ऑडियंस जो है ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि 45 मिनट्स टू 60 मिनट चलेगा। ये जो सेशन है उसका लैंग्वेज मेनली हिंदी रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे इंग्लिश जो साइंटिफिक वर्ड्स है या फिर टर्मिनोलॉजीज है उसके लिए इंग्लिश यूज करना जरूरी है। अगर किसी को कुछ ये समझ में नहीं आता है तो आप बिना दिक्कत से कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर जब ऑडियंस राउंड रहेगा तो आप बिना दिक्कत से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्योंकि ये आप तक पहुंच सके, आपको ये समझ आए। तो इसी को लेकर इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज का जो टॉपिक है मातृत्व और मानसिक आरोग्य, इस बारे में मैं डॉक्टर जो सागर कार्य है उनसे हम बात करेंगे, उनसे इस बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। हेलो डॉक्टर सागर, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। थैंक यू दैट यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, और आज आप यहाँ पे हमारे लिए एज ए स्पीकर अवेलेबल हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि मातृत्व ये जो है सभी के लिए एक गुड एक्सपीरियंस होता है, घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब ये जो बहुत दिन है किसी भी औरत के जिंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट दिनों में भी क्या ऐसी कुछ चीजें हैं या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये मानसिकता बदलती है या फिर मानसिक तनाव आ सकता है? तो ये जो पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है और पोस्टनेटल पीरियड या फिर डिलीवरी के बाद में वाला जो पीरियड है, तो उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो मानसिकता में बदल लाती है और क्या क्या मानसिकता में बदल दिखाई देता है? एक औरत के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, लेकिन जैसे हम लोग ने आज टॉपिक रखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे मानसिक बदलाव होते हैं। अभी ये क्यों होते हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, टोटल 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। तो इनिशियल फेज जो है उसमें ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ता है। सो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं फीमेल के, और एंड ऑफ द पीरियड जो होता है, जैसे 8 महीना के बाद 9 महीना जब चालू होता है, तब प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसके लेवल्स बढ़ते हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस जो होना चालू हो जाते हैं जो औरत के बॉडी में या फीमेल के बॉडी में, उसके कारण बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे मानसिक चेंजेस होते हैं, और इसी के कारण एक जो फीमेल है उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, ये जो 2 हार्मोन्स के लेवल है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके लेवल्स सडनली बहुत ही लो हो जाते हैं। सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द हार्मोनल लेवल्स, और फिर प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, सो दैट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो तैयार हो जाती है औरत। सो ये चेंज ऑफ हार्मोनल लेवल्स है, उसके कारण काफी मानसिक तनाव और इमोशनल चेंजेस एक औरत में होती है। थैंक यू डॉक्टर सागर। अगर मानसिक तनाव बढ़ेगा तो श्योरली देयर आर चांसेस कि मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो होने के चांसेस ये पीरियड में मतलब
प्रेगनेंसी के पीरियड में या फिर डिलीवरी के बाद में होने के चांसेस हो सकते हैं? अराउंड 40-50% जो फीमेल्स होती है उन्हें जो मानसिक बीमारी, जो बीमारी नहीं बोल सकते, एक मानसिक चेंज, उसे हम इंग्लिश में पोस्टपार्टम ब्लूज करके बोलते हैं। जैसे अभी पहली प्रेगनेंसी है, पहली बार बच्चा हो रहा है, तो कोई भी जो औरत है वो थोड़ी टेंस होती है कि कैसे होगा जब बच्चा डिलीवर हो गया। और आजकल तो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, मीन्स बच्चा, माँ और पिताजी, तीन ही जन है, सास ससुर नहीं है, माँ बाप साथ में नहीं है। तो उसको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कि अभी मैं अकेली ये सब संभाल पाऊंगी कि नहीं, मेरे को कुछ जमेगा कि नहीं जमेगा, बिकॉज उसको नॉलेज ही नहीं है कि बच्चे का कैसे ख्याल रखे। सो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, चिंता, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा नींद में बदलाव, थोड़ा सा मन थोड़ा उदास जैसा होता है, तो इसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन है। अराउंड 40% फीमेल्स को ये होता है। पर जैसे ही 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन डिलीवरी के बाद बीतते हैं, द फीमेल गेट्स यूज्ड टू, और वो इस पोस्टपार्टम ब्लूज के इससे बाहर आ जाती है, और वो फिर यूज्ड टू हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है, और उसको समझ में आ जाता है। लेकिन जो 10% लोग हैं, 10% फीमेल्स है, उन्हें थोड़ा ये सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं। उनकी नींद में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उन्हें मन बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उदासी भी महसूस हो जाती है, कभी कभी मरने के विचार आते हैं, तो उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। सो पोस्टपार्टम ब्लूज जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, बट अगर ये सीवियर हो जाता है और कई दिनों तक लगातार चालू रहे, जैसे मैंने बोला डिलीवरी के 7 दिन 10 दिन तक तो एडजस्टमेंट हो जाता है, अगर नहीं होता है और ये कंटिन्यू होता है तो हम उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। ये दोनों थोड़े माइल्ड लेवल पे है। अगर सिम्टम्स और सीवियर हो जाते हैं और पेशेंट को थोड़ा कान में आवाजें आने लगती है, या शक होने लगता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, या कोई और है जो मुझे मारना चाहता है, या मेरे बच्चे को मारना चाहता है, ऐसा शक की बीमारी हो जाती है, तो उसे हम पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। और ये 1% मीन्स 100 में एक डिलीवरी में ऐसी औरत को ये फेस होना पड़ता है। सो पोस्टपार्टम ब्लूज जो थोड़ा नॉर्मल है, 40% लोगों में होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो 10% डिलीवरी के बाद होता है, एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस जो 1% डिलीवरी के बाद में होता है। तो ये 3 मेन मानसिक बीमारियां हैं जो हम ध्यान में रखना चाहिए। ओके, और पोस्टपार्टम एंजाइटी या मतलब प्रीनेटल एंजाइटी ऐसे कुछ चीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि बहुत सारे बार हम देखते हैं कि बच्चा कैसे होगा, बराबर होगा कि नहीं, डिलीवरी बराबर होगी कि नहीं, अगर बच्चा हो भी गया तो फिर वजन कितना है, बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ औरतों में हम पाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, मैंने जो पहले 3 बताए वो तो डिलीवरी के बाद की थी, बट डिलीवरी होने के बाद और जैसे ही पेरेंट को समझते हैं कि अभी बच्चा उसके यूट्रस में आ गया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब से ही कुछ लोगों को एंजाइटी चालू हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीनेटल एंजाइटी, कि अभी मैं क्या-क्या ध्यान रखूं, मैं क्या खाऊं, कहाँ डॉक्टर को दिखाऊं, सोनोग्राफी कितनी बार करूं, फिर अभी तो नॉर्मल है, अभी डॉक्टर ने बराबर चेक भी किया कि नहीं, अभी बच्चा बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड कभी-कभी ऐसे तो ना मूवीज में बहुत दिखाया रहता है कि अरे बच्चा लात मार रहा है, ये कर रहा है, और उनको बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि सेम ऐसा ही मेरे को फीलिंग होता है कि नहीं। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जल्दी से 2 महीना 3 महीने के अंदर ही लात मारना चालू करे, बिकॉज बच्चा तो अभी बन रहा है। एंड नॉलेज थोड़ा कम होने के कारण, या जो टीवी में बहुत ही ऐसे को ग्लैमर किया गया रहता है, तो पेरेंट्स ऑलरेडी एंशियस हो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज प्रीनेटल एंजाइटी। तो हम उनको सलाह देंगे कि आप रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टच में रहिए, और जैसे जैसे आपको गाइडेंस देते हैं उनका गाइडेंस फॉलो कीजिए। वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स बोलेंगे जो विटामिन लेना पड़ता है, फॉलिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि खून भी बढ़ाना चाहिए। अभी 2 जन का आपको खाना भी खाना है, 2 जन की केयर भी करनी है, तो वो सब आप ध्यान रखें। फिर कुछ इंजेक्शंस लेने रहते हैं टीटेनस वगैरह के, वो भी आप उनकी सलाह के हिसाब से लीजिए, और जो भी आपकी एंजाइटी है उनसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। पर अगर जैसे अभी अपना प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ती है तो थोड़ा पेट भी बढ़ने लगता है, थोड़ा बॉडी में चेंजेस भी आना चालू हो जाते हैं, तो बॉडी वेट बढ़ जाता है, पेट फूलने लगता है, उसके कारण नींद में काफी दिक्कत हो जाती है। हमारे पास काफी सारे ऐसा पेशेंट्स आते हैं कि प्रेग्नेंट हो गए, 4 महीना 5 महीना हो गया और उनको नींद में दिक्कत आना चालू हो गई है, बिकॉज वजन बढ़ते जा रहा है, वो खाली कंटिन्यूसली पीठ पे रहते हैं, उनको थोड़ा साइड पे टर्न होने को भी डिफिकल्टी हो जाता है और नींद में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे लोगों को फिर जरूरत पड़ने पे हम साइकेट्रिस्ट की सलाह लेते हैं,
और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम उनको मेडिसिन भी देते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक भी सिखाते हैं, ताकि वो जो उनकी एंजाइटी है वो काफी हद तक हम कंट्रोल कर सके। सो आपने जो ये 4 चीजें बोली, प्रीनेटल एंजाइटी, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस, इनमें से सीवियर चीजें कौन सी कि जिसमें मतलब बिल्कुल भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए? पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हमें काफी सीरियसली लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला 10% प्रिवेलेंस है, मीन 100 अगर डिलीवरी होती है तो 10 फीमेल्स को ये होने की संभावना है। तो डिप्रेशन मतलब उदासीनता, जिसमें मम्मी को जो है वो बहुत ही मन उदास रहता है, उन्हें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बच्चे को ध्यान देने का मन नहीं करता है, खुद का भी ध्यान रखने का मन नहीं करता है, और उसमें किसी किसी को सुसाइडल आइडिएशन जैसे आत्महत्या के विचार आते हैं, कि इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो बोलती है नहीं मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊं तो अच्छा। उतना स्ट्रेस हो जाता है तो मरने के भी विचार आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। और ऐसे जो मदर्स है उन्हें हमें अकेला नहीं छोड़ना है, उनको प्योरली सपोर्ट करना है, और जो दवा गोली भी बोलते हैं या जो इलाज बोलते हैं उसको फॉलो करना है। साइकोसिस जो है वो भी बहुत सीरियस है, बट उसका प्रिवेलेंस कम है। जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है वो 1% है। पर उसमें क्यों ध्यान देना है? क्योंकि उसको शक है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, या मेरे बच्चे को कोई मार डालेगा, मुझे कोई मार डालेगा। तो ये जो शक के इसमें है, या कभी कभी उनको कान में आवाजें सुनाई देती है कि ये कर वो कर, इधर से उड़ी मार, ये कर। सो हमें इसलिए माँ पे ध्यान देना है कि इसमें कोई वो गलत कदम ना उठा ले, बच्चे को ना मार दे या अपने आप को ना कोई नुकसान पहुंचा दे। तो ये दोनों बीमारी के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। डेफिनेटली, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया है। ऐसे बोलते कि माँ बनना एक जिंदगी का बेहतरीन पीरियड होता है, बहुत खुशी की बात होती है। फिर भी ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब मतलब टेंशन बढ़ता है या फिर मानसिक तान तनाव बढ़ता है और मानसिक बीमारियां होती है? ऐसी क्या चीजें हैं, कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये बीमारियां होने के चांसेस कुछ लोगों में ज्यादा होती है? हाल में मतलब ज्यादातर लोग तो खुश रहते हैं और अच्छे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये मतलब अच्छी चीज होने की बजाय भी ऐसे सब मतलब ये होता है, तो उसकी वजह क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? जो ये मानसिक बीमारियां होती है उनके 3 मुख्य कारण है। मीन्स हम लोग ने उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। इंग्लिश में हम बोले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारे शरीर में ही कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें ये बीमारी होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि डायबिटीज की बीमारी, उसमें हमारे शरीर में इंसुलिन जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं होता है, इसलिए हमारा शुगर बढ़ जाता है। सिमिलरली ये जो डिप्रेशन है, जो साइकोसिस है, उसमें हमारे ब्रेन में जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, ये बराबर से काम नहीं कर रहे, इसलिए जो मदर्स है उनको ये डिप्रेशन या साइकोसिस की बीमारी हो जाती है। सो ये है एक बायोलॉजिकल फैक्टर। और एक बायोलॉजिकल फैक्टर है इज द फैमिली हिस्ट्री। हमें हमेशा हिस्ट्री जब लेते हैं तब मम्मी को उनसे पूछते हैं कि आपकी मम्मी को भी ऐसी कुछ मानसिक बीमारी हुई थी क्या, या आपकी बहन को ऐसी कुछ मानसिक बीमारी हुई थी क्या। तो जो बोलते हैं ना जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे पापा को डायबिटीज है, मम्मी को डायबिटीज है, तो बच्चे को ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा है कि कुछ जेनेटिक रोल है, 10% 20% जेनेटिक फैक्टर्स जरूर उसमें काम करते हैं। तो अगर है तो वो रिस्क फैक्टर है कि बच्चे को, मम्मी को जो है मानसिक बीमारी हो सकती है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देन आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हस्बैंड के साथ कुछ मन मुटाव है, या कभी कभी जबरदस्ती शादी हो गई रहती है, या उनको पसंद नहीं था और शादी हो गई थी, तो ये जो इंटरपर्सनल स्ट्रेस है वो है। या माँ जो है वो बच्चे रखने के लिए रेडी नहीं थी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हम जिसे बोलते हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। फिर जब तक कभी कभी ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर ये लड़की हुई तो क्या होगा, ऐसा मन में ही पहले से चिंता होती है। या लड़के का ख्वाहिश रखी तो लड़की पैदा हो गई, तो ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है कि अभी मैं क्या परिवार में मुंह दिखाऊंगी कि मुझे बेटी पैदा हो गई ऐसा। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो प्ले करते हैं। एंड लास्ट जो है वो सोशल फैक्टर्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, खाली हस्बैंड वाइफ और ये एक बच्चा। तो जो सोशल सपोर्ट है वो कहीं नहीं रहता है, सो सास ससुर नहीं रहते हैं, कभी कभी तो हस्बैंड भी बाहर गांव में काम करता है और माँ अकेली ही होती है। और मेट्रो सिटीज में वो फिर सिर्फ अकेली हॉस्पिटल में है, कोई उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए नहीं है, सोशल सपोर्ट देने के लिए नहीं है।
तो ऐसे जो चीज है वो रिस्क फैक्टर है जिससे ये सब मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक बीमारी होने की संभावना हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक जो आप बात कर रहे थे कि प्रीनेटल एंजाइटी, तो ये जो हम बोलते हैं कि एंजाइटी होना ये जायज बात है, मतलब आप जो बोल रहे थे कि बच्चा होगा कि नहीं, बराबर हो रहा है कि नहीं, उसकी ग्रोथ बराबर हो रही है कि, ये थोड़ा सा एंजाइटी होना एक नॉर्मल चीज है। लेकिन आप जो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, जो प्रीनेटल एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, तो दोनों में लोग कैसे फर्क पहचाने कि तो ये दोनों में से डिफरेंशिएट हम जो करना है तो कैसे करना है, और अगर ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? यस, इसके लिए मैं हम एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे कि अगर परीक्षा है तो थोड़ी सी एंजाइटी होनी चाहिए ही चाहिए। अगर थोड़ी सी एंजाइटी नहीं होगी तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। एग्जाम का थोड़ा सा टेंशन होगा तो बच्चा पढ़ाई करेगा, सीरियसली पढ़ाई करेगा और रिजल्ट्स उस हिसाब से अच्छे से लाएगा। पर अगर हम टेंशन लेंगे ही नहीं तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। सो नॉर्मल एंजाइटी होनी स्वाभाविक है कि चलो अभी प्रेग्नेंट हुए, फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली होती है क्योंकि पहली बार है, कुछ मालूम नहीं है। पर अगर ये एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है और अपनी आम जिंदगी में रुकावट लाती है, जैसे अभी उसके कारण मैं काम में मन नहीं लगा पा रही हूँ, मैं पूरा दिन इस पे ही ध्यान दे रही हूँ कि बच्चे पे ही पूरा फोकस, कि मैं विचारों पे ही फोकस है और मैं खाना पीना छोड़ दे रही हूँ, मेरी नींद खराब हो गई है, लोगों के साथ में बात करना बंद कर दिया या उनके ऊपर गुस्सा चालू कर दिया। सो अगर वो आपकी आम जिंदगी में अफेक्ट करना चालू हो जाए तो समझना है कि अभी ये एंजाइटी नहीं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है और इसके लिए हमें इलाज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर जैसे आपने बोला कि कुछ बीमारियां इसमें सीरियस है, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो यहाँ पे जो हमारे दर्शक है उनके लिए आप रेड फ्लैग साइंस जिससे हम बोलते हैं कि मतलब अगर ये है तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए, तो ये जो बीमारियां है, ये जो सीरियस बीमारियां है, उसके रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं जिससे घर वालों को या फिर फैमिली मेंबर्स को पता चले कि ये कुछ तो सीरियस है और हमें कुछ ना कुछ एक्शन अभी लेना है या फिर साइकेट्रिस्ट के पास में जाके दिखाना जरूरी है? हर टाइम मेन दो सिम्टम्स है जिस पे आपको ध्यान रखना है। इंसान के लिए भूख इंपॉर्टेंट है और नींद इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भूख में बदलाव आना चालू हो गया है कि पहले आप 4 चपाती खा रहे थे और अभी अचानक आपकी 2 हो गई, 1 हो गई या खाने का मन नहीं कर रहा है, सो जो भूख है, एपेटाइट, अगर वो डिस्टर्ब हो गई है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है कि आपका कुछ मानसिक तनाव चालू हो गया है। और दूसरा है नींद। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, पहले आप 6 से 7 घंटा सो रहे थे, अभी कम हो गई है, 2 ही घंटा सो पा रहे, 3 ही घंटा सो पा रहे या दिन भर सो रहे हैं या पड़े रहे हैं, तो स्लीप एंड एपेटाइट अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको समझना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चालू हो गया है। तो ये 2 मेन रेड फ्लैग साइंस है। फिर तीसरा जो है वो है अचानक से स्वभाव में बदलाव। पहले जो इंसान खुश मिजाज में रहता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी चिड़चिड़ नहीं कर रहा था, अचानक से वो चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है। छोटी छोटी बात में बच्चों को चिल्ला रही है, हस्बैंड को चिल्ला रहे हैं या किसी और पे चिल्ला रहे हैं, तो ये फिर रेड फ्लैग साइन है कि इसे कुछ तो प्रॉब्लम चालू हो गया है। सी वंस इन ए वाइल हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, पर ये अगर कंटिन्यूस होना चालू हो गया है तो फिर गड़बड़ है। चौथा उदासीनता, कि अचानक से एकदम गुमसुम हो गए, एकदम बातचीत बंद कर दिया है, स्नान करना बंद कर दिया है, अपने आप को संवारना बंद कर दिया है, पहले अच्छे से मेकअप करते थे, टीवी देखते थे, कुछ नहीं कर रहे, अभी अचानक से शांत हो गए हैं, तो भी हमें समझना है कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत हमें साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो ये हुए थे मेन 4 सिम्टम्स। और साइकोसिस के लिए अगर आपको नजर रखना है तो जैसे मैंने बताया कि शक करना कि कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे मार डालेगा, या अकेले में बड़बड़ करना, कान में आवाजें सुनाई देना, अगर ऐसा कुछ चालू हो जाता है तो तुरंत आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और उसी के साथ में मुझे लगता है बच्चे का ध्यान न रखना, बच्चे की तरफ मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग ना करना, बच्चे का बराबर से ख्याल नहीं रखना, उसकी जो स्वच्छता रखना जरूरी होता है, क्लीनलीनेस जरूरी होता है, वो ना रखना, मतलब खुद की तरफ और बच्चे की तरफ अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो वो एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है। यूजुअली हम ये जो बात कर रहे हैं वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें ये होने के चांसेस ज्यादा रहता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद में जब प्रेगनेंसी रहती है तो उसके बाद में डिलीवरी तक का पीरियड, ये पीरियड में कब तक, और डिलीवरी के बाद में कब तक ये जो बीमारियां है होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं या फिर
चांसेस हो सकते हैं? यूजुअली जो है थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, जिसे हम बोलते हैं कि 20 हफ्तों के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ये सब हार्मोनल चेंजेस उसमें चालू हो जाते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। सो डिलीवरी होने से 4 हफ्ते तक हमें ध्यान रखना है कि अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं स्वभाव में, या जो मैंने सब रेड फ्लैग साइंस बताए उसमें अगर कुछ आ रहे हैं, तो ये चांसेस ज्यादा है। सो 20 वीक्स से डिलीवरी के 4 वीक्स तक आपको ध्यान रखना है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। अगर समझो किसी माँ को ये बीमारी हो गई, मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया या फिर पोस्टमार्टम साइकोसिस हो गया, कोई पोस्टमार्टम ब्लूज भी हम बोलेंगे, अगर ये सब होता है तो उसका बच्चा और माँ जो है उसके ऊपर मतलब क्या असर हो सकता है? अगर माँ को ऐसी कुछ बीमारी हो जाती है तो वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती, वो ध्यान नहीं दे पाती है। अगर हम इलाज करेंगे तो वो कर पाएगी, अगर इलाज नहीं हो रहा है, डिले कर रहे हैं हम इलाज में, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो बराबर नहीं कर पाएगी, उसका ध्यान बराबर नहीं रख पाएगी। तो जो इनिशियल स्टेज में बच्चे का माँ के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा और उसका जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है बच्चे का, उस पे भी असर हो जाएगी। इसीलिए हमें माँ का इलाज तुरंत करना है, ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी टाइम टू टाइम कर सके, उसके साथ इमोशनली अटैच भी हो सके एंड जो है बच्चे पे कुछ परिणाम ज्यादा न हो। बिकॉज अगर मन, जैसे मैंने टैगलाइन में बताया था कि माँ स्वस्थ तो पूरा परिवार मस्त, तो माँ को भी ठीक रखना जरूरी है ताकि पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये मानसिक बीमारियां है तो इसके लिए कुछ ना कुछ इलाज भी होंगे, तो इसमें यूजुअली क्या-क्या इलाज किए जाते हैं? किस तरह से इलाज किया जाता है? अगर किसी माँ को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो, पोस्टमार्टम साइकोसिस हो गया हो, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या-क्या मॉडलिटीज है जिस तरह से इसका इलाज किया जाता है? मेनली हम मेडिसिन्स जो है वो देते हैं। सो जो गोलियां है, अगर डिप्रेशन हो गया है तो एंटी डिप्रेसेंट्स नाम की गोलियां होती है जो डिप्रेशन को दूर करती है, तो वो देते हैं। एंड अगर साइकोसिस हो गया है तो एंटी साइकोटिक्स करके जो गोलियां हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। सो इनिशियली हम गोलियों से ही कंट्रोल करते हैं। गोलियों से मेजोरिटी 60 to 70% लोग तुरंत रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और तुरंत आराम हो जाता है उनको 2 से 3 हफ्ते में। कुछ लोगों को थोड़ा हायर डोज देना पड़ता है, वो भी 4 से 6 हफ्ते में लाइन पे आ जाते हैं। पर एक 10% जो लोग हैं उनको, जैसे मैंने बताया, सुसाइडल आइडिएशंस बहुत रहते हैं कि मरने के विचार काफी आते हैं, या बच्चे को मार डालूं ऐसे विचार बहुत आते हैं। तो अगर उनको हमको जल्दी से कंट्रोल करना है और साइकोसिस में है, कान में बहुत आवाजें आ रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो ऐसे कुछ 10% लोगों में हमें ईसीटी, जो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, जैसे हम आम भाषा में बोलेंगे तो शॉक का ट्रीटमेंट, वो देना पड़ता है। अगर वो बहुत ही सुसाइडल है या किसी को मारने वाली है, बच्चे को मारने वाली है, तो एक्यूट कंट्रोल के लिए ईसीटी देना पड़ता है। तो गोलियां और ईसीटी। और पोस्टमार्टम ब्लूज है तो माइल्ड है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो उनको हम समुपदेशन जैसे काउंसलिंग करके भी, और जैसे मैंने बताया था रिलैक्सेशन टेक्निक वगैरह सिखा के वो कंट्रोल हम कर लेते हैं। ओके। तो अगर आप दवाइयों का बात करें तो मुझे श्योर है कि यहाँ पे जो लोग हैं, दर्शक है, उनके मन में एक ख्याल, मतलब सवाल आ रहा होगा कि क्या ये दवाई देना बच्चे के लिए सेफ है? मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बच्चा पेट में है और हम दवाई खा रहे हैं तो क्या वो सेफ है? दूसरी जो बात है, अगर मैं बच्चा दूध पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, तो अगर मैं कुछ गोली खाऊंगी तो वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक पहुंचेगी क्या? अगर पहुंचती है तो उसका क्या असर होगा? तो आपको, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेजोरिटी ऑफ जो मेडिसिन हम देते हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ है, और ये कई सालों से यूज कर रहे हैं हम लोग, और हमें कुछ दुष्परिणाम नहीं दिखे हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। अगर एक मदर है जो प्रेग्नेंट हुई है और वो कोई गोली नहीं खा रही है, तो अभी 100 में 1 चांस है कि बच्चे पे कुछ असर हो जाएगा या बच्चे को डिफॉर्मिटी होगी। अगर वो कुछ मेडिसिन ले रही है ये मानसिक बीमारी के कंट्रोल के लिए, तो जो रिस्क है वो 5% हो जाता है। 100 में 5। तो जो गोली नहीं लेती है वो 100 में 1 रिस्क है, और जो गोली लेती है उसमें 100 में 5 का रिस्क है। सो ज्यादा रिस्क बढ़ता नहीं है। 95% चांस तो है कि बच्चा सेफ ही है और उस पर कुछ दुष्परिणाम नहीं होते, और हमने इतने सालों से यूज किया है, ऐसे कुछ बच्चों पे प्रभाव नहीं हुए। पर जैसे मैंने बताया था कि ये जो बीमारी है यूजुअली 2 ट्राइमेस्टर, जैसे 20 हफ्तों के बाद ही होती है, और हम 20 हफ्ते के बाद गोलियां चालू करते हैं।
तो बच्चा जो है वो 3 हफ्ते में बन गया है और उसके बाद तो सिर्फ बड़ा होता है, तो जो दुष्परिणाम होने थे वो तो 3 हफ्ते के पहले होते हैं और हम तो गोली बाद में दे रहे हैं। तो इट्स वेरी सेफ टू गिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस मेडिसिन, बच्चे पे इतना कुछ दुष्परिणाम नहीं होता है। सेकंड जो क्वेश्चन था कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय अगर हम गोली देंगे तो चलेगा क्या? ये जो गोलियां है उसका जो मात्रा है जो मिल्क में सीक्रेट होता है इज वेरी लेस देन 1%, और बच्चे पे अगर असर कुछ करना है तो उसका 5% से ज्यादा रिलीज होगा तो ही होगा, और हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वेरी लो क्वांटिटी में जाता है, नेग्लिजिबल, तो इससे बच्चे पे कुछ दुष्परिणाम नहीं होता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि बच्चा बहुत सो रहा है, नींद में है, तो हम लोग फिर एडवाइस ऐसा करते हैं कि आप पहले बच्चे को दूध पिला दीजिए और ये जो गोलियां हैं वो उसके बाद में खाइए, ये रात को सोते वक्त खाइए ताकि बच्चे पे ज्यादा असर ना हो। डेफिनेटली। और साइकेट्रिस्ट यूजुअली वही दवाई यूज करते हैं जो साइंटिफिकली या बाय रिसर्च प्रूव्ड है कि वो सबसे सेफ हो। मतलब जैसे कि एसिटालोप्राम नाम की एंटी डिप्रेसेंट है, वो सेफ होती है, वो प्रेगनेंसी में देंगे तो उसका बच्चे पे असर नहीं होता है, ये साइंटिफिक बाय रिसर्च प्रूव हुआ है। या फिर एंटीसाइकोटिक में ओलेंजापिन है जिसका बच्चे पे या फिर मतलब वो ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा सिक्रेट नहीं होता है, वो सेफ है। ऐसी दवाइयां देख के ही या फिर वो प्रूव जो है सेफ, जो प्रूव्ड है रिसर्च में वही दवाई दी जाती है, तो डेफिनेटली वो सेफ होती है। दूसरी जो चीज आपने बोली थी कि ईसीटी, जिसको हम सादी सिंपल भाषा में शॉक बोलते हैं, हालांकि वो शॉक नहीं होता है, वो माइनर करंट होता है, मिली एम्पियर का, मिली कूलम का, जो हम पास करते हैं और जिसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आते हैं, वो जिसको हम रामबाण उपाय बोलते हैं। हमारा जो जैसे सर्जरी में ऑपरेशन होता है वही है रामबाण उपाय होता है। लेकिन फिर भी दर्शकों के मन में पहले से ही जो मूवी में दिखाया जाता है, पेशेंट मतलब बहुत ऐसे कुछ तो उसके मुंह पे रखा हुआ है, उसको लाल बत्ती जल रही है और उसको जोर से शॉक दिया, वो चिल्लाने लगा, ये करने लगा, तो ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां, वो अलग टॉपिक रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद में देते हैं तो क्या वो सेफ रहेगा? यस, वो उल्टा ज्यादा सेफ है क्योंकि माँ के शरीर में कोई गोली नहीं जा रही है, हम खाली वो करंट देके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उल्टा वो ज्यादा सेफ है और जल्दी से उसका इलाज हो जाता है। और मैंने जैसे बोला अगर हम इलाज नहीं करते या इलाज को देरी करते हैं तो 2 जान खतरे में है, माँ भी खतरे में है और बच्चा भी खतरे में है। तो इसलिए अगर जरूरत पड़े तो हमें ईसीटी देना चाहिए और वो एकदम ही सेफ है क्योंकि बॉडी में तो कुछ अंदर नहीं जा रहा है, एंड जल्दी से ये रिकवरी हो जाएगी तो माँ दोनों का ख्याल अच्छे से रख पाएगी। आप यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि माँ बच्चे के लिए खतरा बन सकती है, मतलब अगर उसको पोस्टमार्टम साइकोसिस हो गया तो उसको लगेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, या फिर ये डेमोन है, ये कुछ तो मुझे मारने के लिए आ रहा है, या फिर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे बच्चों को मारेगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, ये बच्चे को कुछ तो हार्म कर सकते हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए क्या बच्चे को माँ के साथ में रखना जरूरी है या फिर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर सिम्टम्स एकदम माइल्ड है तो हम माँ के हाथ में बच्चे देते हैं और हर टाइम ऐसा बोलते हैं कि आप उसे सुपरवाइज करिए, कोई ना कोई फैमिली मेंबर माँ के साथ नजर में रहे, बिकॉज जैसे मैंने बताया बच्चा और माँ का बॉन्डिंग होना बहुत ही जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे डिनाई नहीं करेंगे, माँ को बोलेंगे कि आप बच्चे के साथ रहिए, पर अगर बीमारी थोड़ी सीरियस है तो आपको उसे सुपरवाइज करना जरूरी है। जो मदर एकदम ही एक्चुअली होमिसाइडल है या उसको ऐसे मन में है कि मैं बच्चे को मार ही डालूं या अपने आप को मार डालूं, ऐसे होमिसाइडल कुछ थॉट्स वाली है, तो उस समय टेम्पररीली हम उससे थोड़ा दूर रख सकते हैं क्योंकि बच्चे की भी सेफ्टी जरूरी है। पर मेजोरिटी केसेस में हम सुपरवाइज रखते हैं और माँ के साथ ही रखते हैं। अभी ये सब ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को रखता है कि अभी ये सब डिप्रेशन में है, पेशेंट अलग से बर्ताव कर रहा है, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को ऐसे लगता है कि ये सब इतना अच्छा हो गया है, बच्चा हो गया है, फिर भी ये क्यों उदास है, फिर भी क्यों मायूस है, वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत बार ऐसे होता है कि क्यों ऐसे बैठी है, इतना अच्छा तो हुआ है और क्यों ऐसे बैठी है। तो फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा समझना दिक्कत हो जाता है मुझे लगता है। तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो उन्होंने क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, या फिर उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? फैमिली मेंबर्स के लिए एक ही सलाह है कि जैसे अपना कोई रिलेटिव होता है, उसके पैर टूट गए हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं, तो हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं कि बेचारा देखो अपाहिज है, उसे हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए, उसका हेल्प करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा और रिकवर होके
अपना चलना सीख जाएगा। तो सिमिलरली ये मानसिक बीमारी है, वो मन का फ्रैक्चर हो गया है उसे। तो जैसे फिजिकल फ्रैक्चर था वैसे ये मन का फ्रैक्चर है और उसे हमें सपोर्ट देना है। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो जो फ्रैक्चर है वो और टूट जाएगा और हम वहां पे करेगा। तो वो कोई नाटक नहीं कर रही है, वो कुछ ऐसा एक्टिंग नहीं कर रही है, वो ऐसा आलसीपना नहीं कर रही है, जानबूझ के नहीं कर रही है। जैसे मैंने बताया दिमाग में काफी सारे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी में कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो उसे प्लीज आप सपोर्ट दीजिए। सेकंड है कि प्लीज टाइम टू टाइम गोलियां दीजिए। जैसे हम लोग काफी टाइम गोलियां लिखते हैं तो पेरेंट्स जो है वो 10 दिन देते हैं, 11 दिन देते हैं और फिर बंद कर देते हैं, बोलते हैं अभी नहीं नहीं कितना साल तू गोली खा के चलेगी, गोली पे ही डिपेंड हो जा रही है। तो ऐसा ना करे, सलाह के अनुसार गोलियां दीजिए, सोशल सपोर्ट उसे करिए और जितना बन सके उनको समझिए और उनको हेल्प करेंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि काम का भी जो प्रेशर है वो उसके ऊपर ना आना जरूरी है। उसकी नींद ऑलरेडी बच्चे की वजह से नींद खराब होती है, बच्चा 2-2 घंटे में रोता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है, तो उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद पूरी होना जरूरी है, जिसके लिए उसको थोड़ा सा आराम मिलना जरूरी है। जब जैसे टाइम मिले वैसे उसको नींद लेना जरूरी है। तो काम का जो है कोई मतलब किसी और को दिया जा सकता है, किसी और से करवाया जा सकता है, फिर घर में कोई 1-2 फैमिली मेंबर डेफिनेटली वहां पे जा सकते हैं जो इन सब के लिए मदद करे और उसके लिए उसको सपोर्ट करे। अगर ये जो हमने बात की कि प्रेगनेंसी के बाद में या फिर डिलीवरी के बाद में कुछ माँ से रिलेटेड कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि शादी होके 5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, सब लोग पूछते हैं कि गुड न्यूज कब दोगे वगैरह। तो वो थोड़ा सा इनफर्टिलिटी का जो इशू होता है या फिर कोई और वजह से अगर बच्चा नहीं हो पाता है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो प्रेग्नेंट वो जो लेडी है, वो जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से क्या उसकी मानसिकता पे कुछ असर होता है? इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें उसको आ सकती है? फिर से वही हमारे मूवीज पे हम ब्लेम करेंगे। हर मूवीज में आप देखेंगे जैसे ही शादी हो गई कि सास बोलेगी अभी बच्चा दो बच्चा दो, और ये रियल लाइफ में भी यही प्रेशर चालू हो जाता है। और आजकल अगर आप देखेंगे कि जो फीमेल है उनके क्राइटेरिया बहुत ही उन्होंने बना के रखे रहते कि मैं शादी करूंगी अपने समय पे, पहले करियर में कुछ करना चाहती हूँ, मुझे ये पोस्ट आ जाने दो फिर मैं बच्चा रखूंगी। तो आई थिंक हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको ही डिसाइड करने देना चाहिए, कपल को ही, कि आपको कब बच्चा रखना है। क्योंकि अगर नॉर्मल है और फिर भी हम प्रेशर करेंगे तो स्ट्रेस के कारण उनको जो बच्चा होने वाला रहेगा वो भी नहीं होगा। प्लीज उन्हें अपना टाइम दीजिए, शी शुड बी कंफर्टेबल और वो डिसाइड करेगी तब बच्चा उन लोग रखेंगे। कुछ लोगों में करने की इच्छा होती है कि बच्चा होना चाहिए, पर कुछ ना कुछ बॉडीली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फीमेल्स में काफी टाइम जो है पीसीओडी करके जो बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें थोड़े ओवरीज में गड़बड़ होते हैं, उसके कारण जो एग्स होते हैं वो कम रिलीज होते हैं और उसके कारण जो प्रेगनेंसी होने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ इश्यूज है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, तो उसको राइट टाइम पे आप अगर इलाज करेंगे, जल्दी इलाज करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आगे नहीं आगी। सेकंड, जो कपल है उनकी कंपेटिबिलिटी, अभी इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिज बहुत ही प्रिवेलेंट है। तो अगर किसी को पसंद नहीं है और उससे शादी जबरदस्ती हो जाती है तो जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज होती है वो आ जाती है, और जो कपल है वो फिर बच्चे रखने के लिए या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखने के लिए हिचकिचाते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है और उसके कारण बच्चा नहीं होता है। ये सब चीजों को हमें ध्यान देना है और इनफर्टिलिटी का जो इश्यू है उस पे नजर करें। तीसरी बात है कि मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन भी काफी प्रिवेलेंट है। शायद मेल कुछ नशा करता होगा, स्मोकिंग करता होगा, अल्कोहल लेता होगा, उसके कारण उसके शरीर पे असर हो जाता है और उसके कारण उनको सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं। अभी वो भी एक पूरा बड़ा सा टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। और उसी के कारण इनफर्टिलिटी आती है और फिर ये बच्चा नहीं होता है। तो हमें ये सारे पहलू को देखकर उस बारे में इलाज करना चाहिए। ओके। क्या कोई ऐसी तीव्र स्वरूप की मानसिक बीमारी भी है जो इन लोगों में पाई जा सकती है, या फिर मतलब इनफर्टिलिटी की वजह से वो स्त्री में या फिर पुरुष में क्या कोई मानसिक बीमारी भी आ सकती है? यस, इनफर्टिलिटी के कारण काफी टाइम लोगों में डिप्रेशन नाम की बीमारी आ जाती है, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना,
अगर मातृत्व आपने नहीं रखा तो वो कंप्लीट माँ नहीं हो जाती है। ए फीमेल शुड गेट ए प्रेग्नेंट टू बिकम ए कंप्लीट मदर या कंप्लीट फीमेल, ऐसा बोलते हैं ना, माँ बनेगी तो ही वो पूर्णतः स्त्री बन गई है। तो ऐसे सब धारणाएं हैं और उसके कारण उस पर स्ट्रेस होता है, और अगर वो फर्टाइल हो जाती है तो उससे फिर ये डिप्रेशन का बीमारी आ जाती है। वो अपने आप को इनकम्प्लीट मानती है, अपने आप को कुछ अपाहिज मानती है, और उदासीनता के कारण गिल्ट फीलिंग आती है और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। सिमिलरली मेल्स में भी अगर कुछ ऐसे सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं तो ही फील्स लो इन कॉन्फिडेंस कि मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके कारण वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हम अपना जो मेन क्वेश्चन राउंड है वो हम खत्म करेंगे। थोड़ी देर में ही हम अपना जो ऑडियंस राउंड है वो चालू करेंगे। उससे पहले ऑडियंस राउंड चालू हो उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है, कृपया आपका मोबाइल तैयार रखिए। आपको रिप्लाई करना है व्हाट्सएप पे 9503421124 ये नंबर पे आपको मैसेज करना है। और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो पीरियड है प्रीनेटल और पोस्टनेटल, उनमें जो बीमारियों के बारे में बात की, जो अलग अलग बीमारियां मानसिक बीमारियां होती है उनके बारे में बात की, तो उनके किसी भी बीमारी के 2 नाम आपको बताना है। कोई भी 2 बीमारियां के बारे में आपको बताना है। ओके, सो ये जो सेशन है हम आगे लेके जाएंगे। उसमें जो है हमारे ऑडियंस है और हमारे ऑडियंस कुछ अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो वो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप डायरेक्टली आपका वीडियो और ऑडियो ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है, आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैं हमारे जो स्पीकर है उनसे पूछूंगा। कृपया आप अपना मतलब जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, ताकि मैं हम उसके हिसाब से जा चुके और मैं अनम्यूट कर सकूं। बजरंग, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर जी, मैं आज 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, धीरे धीरे एक के बाद। पूछिए। सर जी ऐसा है डॉक्टर साहब कि जैसे औरत को जो है ये मानसिक बीमारी हो गई है और मेडिसिन चालू हो गई है, और मेडिसिन क्या है कि फैमिली के कारण, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बंद कर देते हैं कि भाई अब कितनी लेगी क्या लेगी, फिर थोड़ा हुआ फिर ले ली, और फिर थोड़ा ठीक हुआ फिर बंद कर दी। ऐसे अगर 5-6 बार कर देवे तो क्या इफेक्ट आता है? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन इसका आंसर के बाद पूछो तो चलेगा सर? हाँ चलेगा, आप ये आंसर पहले करने दीजिए ताकि उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछें। हाँ जी। जैसे मैंने बताया कि इलाज करना जरूरी है और अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है, पर ऐसे मैंने देखे है कि काफी पेशेंट्स है वो अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं और उनको वापस ये बीमारी हो जाती है। अगर ऐसे एपिसोड्स घड़ी आएंगे तो हमें जो इलाज करने में दिक्कत आती है। पहली बार एपिसोड आएगा तो 1 गोली से 2-3 हफ्ते में जल्दी कंट्रोल आ जाता है, पर जैसे जैसे मोर एंड मोर एपिसोड आएंगे तो 2 गोली देना पड़ेगा, 3 गोली देना पड़ेगा, और फिर जो कंट्रोल आना चाहिए वो 2 हफ्ते की बजाय 2 महीने भी लग सकते हैं। तो आप जितना ऐसे एपिसोड्स लाएंगे बीमारी बढ़ती जाती है और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी जो चीज है उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। अगर पहली बार दवाई बराबर से किया जाए तो हो सकता है कि 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो दवाई कंप्लीट हो सकती है। अगर दूसरा एपिसोड आएगा तो उसके लिए ही 2 साल दवाई लेना पड़ सकता है। तो तीसरी एपिसोड आएगा, चौथा एपिसोड आएगा तो उसके हिसाब से 5 साल या फिर जिंदगी भर भी बोले वो हमेशा के लिए बीमारी हो सकती है और जिंदगी भर गोली लेने की जरूरत पड़ सकती है। आप आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अभी सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मानसिक बीमारी, पत्नी के बारे में बात की, अब पति को अगर मानसिक बीमारी है, मैरिज हो जाती है और वो दवाई ले रहा है पति, उस समय उसको अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे पे या उस पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट में होता है और गोली पति ले रहा है, तो उसका और उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। और ना ही हस्बैंड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला है बेटे को, तो कुछ असर नहीं होता है। हस्बैंड तो सेफली गोली खा सकता है, कोई वांदा नहीं है, और उसे तो खानी, क्योंकि उसके वीर्य में जाता है ना, वीर्य तो उससे ही बनता है ना। आप उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उससे नहीं होता। और थर्ड क्वेश्चन पूछ लूं डॉक्टर साहब? ये जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड को बीमारी है और वो दवाई बराबर से नहीं लेता है, उसकी वजह से वो बीबी को तकलीफ देता है या फिर
वो बीमारी की वजह से वो घर में डिस्टर्बेंसेस लाता है, तो हो सकता है कि उसका मानसिक इफेक्ट इनडायरेक्टली बीबी पे पड़े और उसका बच्चे पे असर हो। ये इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं कि वो वीर्य में दवाई जाएगी क्या और दवाई का उसके ऊपर असर होगा क्या, उसके बहुत चांसेस है। उल्टा अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो उसका बीमारी बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगा तो वो घर में टेंशन रहेगा, बीबी को टेंशन रहेगा और उसका डेफिनेटली बच्चे पे या फिर वो माँ पे उसका डेफिनेटली असर हो सकता है। आप तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो सब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड बताया और जरा आदमी है वो मेल है, वो हस्बैंड है, वो ज्यादा सेक्सुअल रहता है और वो 9वें महीने में अगर उससे सेक्स करता है अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से, और लास्ट मोमेंट तक करता है, दूसरे दिन बच्चा होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है बच्चे पे या उसकी वाइफ पे? हाँ, ये जो टॉपिक है वो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए। हमारा जो फोकस है वो मानसिक बीमारियों पे है, तो आई थिंक तो मानसिक बीमारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वाइफ पे या बच्चे पे? हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, पर आप जबरदस्ती से माँ को इच्छा नहीं होगी और सेक्स रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। पर अगर हस्बैंड वाइफ की इच्छा है और करते तो कोई वांधा नहीं है। पर जैसे आपने पूछा 9 महीने पे रख सकते हैं कि नहीं, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। नहीं, 9 महीने की नहीं बात कर रहा हूँ, 9वें महीने में लास्ट मोमेंट पे, 9वें महीने में तो लास्ट वही मैं मोमेंट पे पूछता हूँ, वो वही मैं बता रहा हूँ कि वो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए कि उस समय आप रख सकते हैं कि नहीं संबंध। अच्छा, बाकी साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, अगर दोनों की इच्छा है, सहमति है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? कृपया आप खुद को मतलब हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। जब तक कि अगला क्वेश्चन आए, मैं थोड़ा सा जो सर का क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहूंगा। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि एज अ सेक्सोलॉजिस्ट हम जो प्रैक्टिस करते हैं, तो यूजुअली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप 3 महीने के बाद में संबंध रखना चालू कर सकते हैं, और वो 90 महीने तक, मतलब यूजुअली 8वें महीने तक संबंध रखने के लिए बोलते हैं। 90 महीने में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है। हाल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब भी ये चौथा 5वां महीना पास हो जाता है तो ध्यान ये रखना है कि उसमें पोजीशन जो है, बीबी नीचे और पति ऊपर, इस पोजीशन में संबंध ना हो। वो जो संबंध होना चाहिए वो टी पोजीशन होता है, जिसमें कि बीबी बेड पर लेटी हो और आदमी खड़ा होकर संबंध करे, या फिर रिवर्स पोजीशन में संबंध कर सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी का जो वेट है वो बीबी के पेट के ऊपर ना आए और उसको तकलीफ या फिर बच्चे को तकलीफ ना हो। यूजुअली प्रेगनेंसी में संबंध करना सेफ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री है, या फिर पहले बार कहीं पे मतलब चोट लगी थी, या फिर इन बिटवीन ब्लीडिंग होता है, तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर संबंध ना रखे तो वो बेहतर रहता है। यहाँ पे किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कृपया आपका हैंड रेज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि सागर सर ने बहुत अच्छी तरह से आप सबको समझाया है, तो किसी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सागर सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे? जो अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना छूट गया हो या फिर और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। एक मेन इंफॉर्मेशन एक देना चाहूंगा, जो है रेयर एक डिसीज आती है प्रेगनेंसी के बाद, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी मेरे पास काफी ऐसे 2-3 महिलाएं हैं जो डिलीवरी के बाद ऐसा कंप्लेंट करती है कि अचानक से उनको ऐसे विचार आते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, या अचानक से उनको ऐसा घड़ी घड़ी साफ सफाई के विचार आते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद एक ही विचार घड़ी घड़ी मन में आते हैं और उसे मालूम है कि ये विचार गलत है, उसे मालूम है कि ये मेरा ही बच्चा है और ये कुछ गंदा भी नहीं है, इधर सब साफ ही है, पर फिर भी उसको ऐसे विचारों आते रहते हैं और उसके कारण उसको डिस्ट्रेस होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो थोड़ा रेयर है, पर डेफिनेटली ऐसा होता है और उसका इलाज तुरंत करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो लंबा इसका असर होता है और फिर जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक बीमारी भी एक रेयर डिसीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू। और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? आप कृपया कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली खुद को अनम्यूट करके ये वीडियो चालू करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।
सो जब तक कि अगला क्वेश्चन आए, हम इस क्विज का ऑडियंस राउंड के बाद में जो हम क्विज लेने वाले हैं उसका क्वेश्चन हम लेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो सर ने बताया था, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स या साइंस होते हैं जो पेशेंट में देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि, या फिर रेड फ्लैग साइंस में बोलूंगा। रेड फ्लैग साइंस कौन से होती है, कोई भी 4 रेड फ्लैग साइंस आपको बताने हैं जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना चाहिए। कोई भी 4 रेड फ्लैग साइंस आपको मैसेज करना है। आपको रिप्लाई करना है 9503421124 ये नंबर पे। सो अगर तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, हम जो बात कर रहे थे कि प्रीनेटल एंजाइटी है, प्रीनेटल एंजाइटी के बारे में आपने बताया, या फिर कभी कभी हो सकता है कि डिप्रेशन भी हो सकता है, मतलब डिलीवरी के पहले की अगर कुछ चीजें सही नहीं जा रही है, बोला दिया जाए कि आपका पेट में जो पानी होता है वो पानी लीकर जो होता है एमनियोटिक लीकर वो कम है, या फिर बच्चे की ग्रोथ बराबर नहीं हो रही, तो इसके वजह से जो एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो वो जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अगर वो अनट्रीटेड रहा जाए तो उसका बच्चे के ऊपर या फिर प्रेगनेंसी के ऊपर या डिलीवरी के ऊपर क्या असर हो सकता है? अगर हम उसका इलाज नहीं करते प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी होती है, तो मदर जो है वो जो ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के वक्त बहुत सारे वो इंजेक्शंस लेने रहते हैं, टॉनिक लेना रहता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो फिर माँ बराबर नहीं करती है, फिर जो केयर लेनी है वो नहीं कर पाती है और डिलीवरी के बाद बच्चे पे भी ध्यान नहीं देती है। तो इसके कारण बहुत सारे जो असर है और दुष्परिणाम है वो हो सकते हैं। बच्चे के ग्रोथ पे असर हो जाती है, उसका बराबर से न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो जो वजन नहीं बढ़ता है और उसके कारण फिर बहुत सारे उसको फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं बच्चे को, और फिर जो अगर बॉन्डिंग बराबर नहीं होता है तो मानसिक सिम्टम्स भी हो सकता है। सेकेंड, माँ को जो है फ्यूचर में मेंटल इलनेस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिप्रेशन और एंजाइटी है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो फ्यूचर में माँ को जो मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की बीमारी की, वो होने की संभावना बढ़ जाती है अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था कि कोई भी जो बीमारियां बताई थी प्रीनेटल पीरियड में और पोस्टनेटल पीरियड में, वो जो अलग अलग बीमारियां बताए थे, वो बीमारी के किसी भी 2 बीमारी की नाम आपको बताना था। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि ये जो रेड फ्लैग साइन है प्रेगनेंसी के दरमियान या फिर मोस्टली डिलीवरी के बाद में, ये जो रेड फ्लैग साइंस आते हैं जिसके वजह से मतलब जो जो आते हैं कि हमको पता चले कि बहुत ये सब चीजें सीरियस है और हमें सीरियसली लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। ये जो रेड फ्लैग्स है उसमें से कोई भी 4 रेड फ्लैग्स साइंस आपको बताने थे। अगर और भी किसी को रिप्लाई करना है तो तुरंत से आप दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। तब तक जब तक हम एक और क्वेश्चन किसी भी ऑडियंस का ले सके तब तक आप रिप्लाई कर सकते हैं, और 5 मिनट में हम ये ऑडियंस राउंड खत्म होते ही ये जो क्विज है उसका विनर्स डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो तुरंत से रिप्लाई कर सकता है। तब तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मयूरी पाटिल, हाँ अच्छा, उन्होंने पूछा है कि ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करता आला तर यूट्यूबवर बघू शकतो का? यस, डेफिनेटली आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है कि ये थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है और उसको एडिट करके थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करके हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 15-20 दिन टाइम जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी से कि ज्यादातर आप लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिए। उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आप अभी सोचेंगे कि यूट्यूब पर देखना है
लेकिन इस दिनों में 20 दिनों में बहुत सारा पानी हमारे दिमाग के ऊपर से चला जाता है और हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और हम ये टॉपिक को बाजू में रख देते हैं, हम यूजुअली देखते नहीं है। दूसरा जो चीज है कि आप अगर मतलब लाइव देखते हैं तो आपको स्पीकर से बात करने को मिल सकता है। स्पीकर से आप अपने मन में अगर ये सुनने के बाद में कुछ क्वेरी है तो आप डेफिनेटली उसमें पूछ सकते हैं। हालांकि आप यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर देने के लिए स्पीकर अवेलेबल नहीं रहेंगे, या तो मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें भी टाइम जा सकता है। ऐसे कुछ दिक्कतें आ सकती है। और तीसरा जो है, हमने जो ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपको मतलब जीतने का मौका भी मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन क्विज कॉन्टेस्ट है उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज भी मिल रहा है और प्राइज भी मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोस्टली लाइव सेशन देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। हमारे यहाँ पे जो है अर्चना है, डॉक्टर संदीप है, डॉक्टर सुधा गडियानवर है, सुनील है। तो ये जो हमारे दर्शक है शुरू से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर वो लाइव देखते हैं। आप मतलब उनको जो एक्सपीरियंस आता है वो एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हैं, या फिर आप भी मतलब ये आपके मतलब नॉलेज के लिए है, आपके लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब में आप हालांकि बाद में देख सकते हैं, अगर किसी वजह से आप मिस कर रहे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे ना बैठे, ज्यादातर ये लाइव अटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे। बजरंग जी है जो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बजरंग जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि जैसे बताया आपने कि लेडी को मतलब वुमेन को अगर हो जाता है तो दवाइयाँ चालू कर देते हैं और ठीक हो गई तो डॉक्टर की सलाह से बंद करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास वो जाने के बजाय अगर कंटिन्यू करती रहे, पूरी जिंदगी लेती रहे, तो उससे क्या हार्म है? नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो डोज है वो हम अप डाउन करते रहते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, क्या सिम्टम है, कितना असर हुआ, उस हिसाब से। अगर मैं अपने बाल खुद काटूंगा तो कभी टेढ़े कट जाते हैं, कभी मेढ़े कट जाते हैं और कभी बहुत ही गंदी शक्ल हो जाती है, तो मैं भी नाई के पास ही जाता हूँ और अपने बाल कटाता हूँ। तो मेरी ऐसी सलाह रहेगी कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही गोलियां कम ज्यादा करें या उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि गोली के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सेफ है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे, तो आप सलाह ले, उस हिसाब से इलाज करें। नहीं, लेकिन अगर समझ लो कोई डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि भाई तुमको लगता है कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा हो रहा हूँ तो थोड़ा डोज बढ़ा लो, या कम हो रहा हूँ तो डोज कम कर दो, या फिर जो है तो उसी हिसाब से वो अपनी अपनी डोज थोड़ी देख के बढ़ा लेती है, कम कर लेती है अपने हिसाब से ही। तो क्या है? पर ये मानसिक बीमारी है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका ये ब्लड प्रेशर और ऐसा सिंपल बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। हालांकि ब्लड प्रेशर की भी गोलियां के लिए आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाके मॉनिटरिंग कराना चाहिए, वो आजकल हम लोग कराते नहीं है, और उसमें भी कराना चाहिए। पर मानसिक बीमारी में तो रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि गोलियां जो है वो डॉक्टर अपने इवैल्यूएट करने के बाद ही लिखते हैं और डोज बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। थैंक यू। हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी को कमेंट बॉक्स में कुछ डालना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम खत्म करें, आज के जो विनर है वो विनर हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। किन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वो जीत चुके हैं, उन्होंने रिप्लाई बराबर किया है और जीत चुके हैं, आप अपना नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम जीत चुके हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि हम देखें कि किन लोगों को श्योर है कि वो जीत चुके हैं। तो आज के जो पहले विनर है वो है, मुझे नंबर मतलब सिंस मेरा व्हाट्सएप बराबर से काम नहीं कर रहा है, नंबर नहीं दिख रहे और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ, तो मैं पूछ नहीं पाया कि ये कौन है। ये जो नंबर है 9545958477,
आपका नंबर मेरे मतलब मुझे नाम नहीं पता चल पा रहा है, आप कौन है, अपना नाम आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। सुनील नगरे, इज इट योर नंबर 9545? ओके, सो जस्ट लेट मी, आप खुद को अनम्यूट